नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जहां सदियों पुरानी डरावनी लोक कथाएं और हमारा आधुनिक विज्ञान आपस में बुरी तरह से टकराते हैं। देखिए, अक्सर हम मानते हैं कि जो बातें विज्ञान की समझ से परे हैं वो महज कहानियां हैं, लेकिन क्या हो जब ये कहानियां हकीकत का रूप लेकर आपके सामने खड़ी हो जाएं। आज हम एक ऐसे ही रहस्य को खंगालेंगे जो अपनी परतों में कई खौफनाक सच छिपाए हुए हैं। यकीन मानिए, इसका हर एक पहलू किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। बम बम बश, बम बम बश। सोचिए, रात का घना अंधेरा हो और आपको ये आवाज सुनाई दे। ये कोई साधारण आवाज नहीं है। इस कहानी की खौफनाक दुनिया में ये एक ऐसा मंत्र है जिसे सीधे तौर पर मौत का फरमान माना जाता है। एक बार अगर ये कंपा देने वाली आवाज किसी के कानों में पड़ गई तो समझ लीजिए कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है और कोई बेहद भयानक चीज बिल्कुल आपके पीछे खड़ी है। इस पूरी कहानी में दहशत का सबसे बड़ा प्रतीक यही आवाज है। अब यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर एक 400 साल पुराने श्राप का दिल्ली की एक अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला से क्या संबंध हो सकता है। तर्क और विज्ञान की दुनिया का अंधविश्वास से तो कोई मेल ही नहीं होता है ना। लेकिन यही वो मुख्य रहस्य है जो इस कहानी को दो बिल्कुल अलग अलग टाइमलाइंस में एक साथ बांधता है। हमारी आज की चर्चा इसी असंभव से लगने वाले टकराव पर टिकी है। तो आइए कहानी के इस पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बीरमपुर का खौफनाक रहस्य। मध्य प्रदेश की वादियों में एक गांव बसा है बीरमपुर। यहाँ की लोक कथाओं में निशिर मोलो का एक गहरा खौफ बसा हुआ है। अब ये निशिर मोलो हैं क्या? ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि चार बेहद भयानक आदमी हैं जिनकी आंखें घने अंधेरे में भी बिल्कुल लाल रंग से चमकती हैं। कहा जाता है कि हर शनिवार की रात जब गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है, तब ये चारों अपने कंधों पर एक भारी शापित ताबूत उठाकर पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं। यह इस कहानी का एक बहुत ही अहम और खौफनाक डेटा पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। अब अगर ये निशिर मौलो आ जाएं तो क्या करें? इनसे बचने के नियम बेहद सख्त हैं और पीढ़ियों से गांव वालों को रटाए जाते रहे हैं। मदन नाम के एक युवक को उसके पिता ने साफ चेतावनी दी थी। पहली बात, कदमों की भारी आहट सुनते ही तुरंत छिप जाओ। दूसरी, किसी भी कीमत पर उन्हें भूल कर भी मत देखना। और तीसरी, जब तक उनका वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंत्र पूरी तरह से बंद ना हो जाए, बाहर मत आना। इन नियमों को तोड़ने का मतलब है सीधा मौत, कोई दूसरी मोहलत नहीं। लेकिन जंगल के उस घने अंधेरे में मदन से एक भयंकर भूल हो गई। उसने सबसे अहम, सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया। पीछे से आती आहट सुनकर उसने पलटकर देख लिया और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। वो डरावना मंत्र ठीक उसके पीछे आकर रुक गया। अगली सुबह उसके पिता को मदन का मृत शरीर एक विशाल बरगद के पेड़ के पास मिला। उसके चेहरे पे खौफ इस कदर जमा हुआ था मानो उसने साक्षात मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। चलिए अब इस कहानी के दूसरे अहम पहलू पर नजर डालते हैं, मृत्युंजय अमृत की खोज। यहाँ कहानी दो बिल्कुल अलग पटरियों पर दौड़ रही है। एक तरफ दिल्ली की हाईटेक लैब है जहां प्रोफेसर जयदेव के अंडर में एक साइंटिफिक एंटीडोट बनाने का काम चल रहा है। डेडलाइंस का भारी प्रेशर है, सब कुछ लॉजिकल है। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ शोधकर्ता मेघना को लगातार खौफनाक सपने आ रहे हैं। उन सपनों में एक 400 साल पुराना धुंध से भरा रहस्यमयी जंगल है, एक विशालकाय भयानक पक्षी है और एक पेड़ से लगातार टपकता हुआ हरे रंग का अजीब सा पानी है। ये सपने इतने असली लगते हैं कि विज्ञान की हकीकत भी इनके सामने फीकी पड़ने लगती है। हैरानी की बात तो तब होती है जब ये सपने सिर्फ कल्पना नहीं रह जाते। मेघना के साथी इशिता को एक पुरानी लोक कथाओं की किताब में मृत्युंजय अमृत का जिक्र मिलता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, किताब में बताया गया वो पौराणिक हरा तरल पदार्थ और वो पेड़ बिल्कुल 100% वैसा ही था जैसा मेघना हर रात अपने डरावने सपनों में देखती थी। सोचिए जरा, विज्ञान की दुनिया में सदियों पुरानी लोक कथाओं का ऐसा सटीक कनेक्शन कोई मामूली इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। गांव में अपशकुन। अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के बहाने जैसे ही ये दोनों शहर की लड़कियां बीरमपुर गांव में कदम रखती हैं, मानो प्रकृति खुद उन्हें चेतावनी देने लगती है। एकदम से हवा का तापमान बहुत तेजी से गिर जाता है। चमकता हुआ आसमान काले बादलों और एक भयानक आंधी में तब्दील हो जाता है। और तो और सदियों से जल रहा गांव के मंदिर का दीपक बिना किसी हवा के झोंके के रहस्यमय तरीके से बुझ जाता है। ये सारे संकेत चीख चीख कर बता रहे थे कि गांव में कुछ बहुत बड़ा और विनाशकारी होने वाला है।
इस बिगड़ते माहौल में गांव के मुखिया और उनकी पत्नी इन लड़कियों को अपने घर में पनाह देते हैं। बात यहां तक पहुंचती है कि मुखिया का बेटा अनुज इन दोनों को रात के घने अंधेरे में गांव के उस 400 साल पुराने खंडर हो चुके राजमहल में चुपके से ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर असली झटका तो तब लगता है जब मेघना उस खंडर में कदम रखती है और उसे अचानक महसूस होता है कि उसने ये महल पहले कहीं देखा है। वो अनजान जगह उसे बहुत जानी पहचानी सी लगती है। अब हम पहुंचते हैं उस रात के असली खौफ की तरफ। रात के अंधेरे में राजमहल। आधी रात का ये घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। रात के ठीक 12 बजे ये तीनों छिपकर उस सुनसान राजमहल में घुसते हैं। 12:15 पर एक बेहद अप्राकृतिक और भयानक आंधी सोते हुए गांव से टकराती है और फिर 12:30 बजे वही खौफनाक बम बम बश का मंत्र अंधेरे को चीरते हुए वापस गूंजने लगता है। सालों से सोई हुई वो प्राचीन शक्तियां अब पूरी तरह से जाग चुकी थीं। इस आवाज के गूंजते ही पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। गांव का बूढ़ा पुजारी बदहवास हालत में भागता हुआ मुखिया के पास पहुंचता है और हाँफते हुए बताता है कि निशिर मोलो जाग चुके हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि या तो कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई है या किसी ने कोई ऐसा नियम तोड़ दिया है जिसने इन शक्तियों को वापस बाहर आने पर मजबूर कर दिया है। और अब आते हैं कहानी के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से पर, ताबूत का खुलना। गांव की सीमा से सटे जंगल के किनारे संपत और कप्ता नाम के 2 आदमी जुआ खेल रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। तेज तूफान के बीच अचानक वो लाल चमकती आंखों वाले चारों निशिरमोलो अपना भारी ताबूत लेकर उनके ठीक सामने आ खड़े होते हैं। उनकी नजरें उन दोनों पर गड़ जाती हैं और फिर वो शापित ताबूत धीरे धीरे खुलने लगता है। उन दोनों आदमियों की जो दर्दनाक चीखें उस रात गूंजी वो किसी को भी अंदर तक कंपा देने के लिए काफी थीं। लेकिन जरा ठहरिए, मौत का ये खेल सिर्फ जंगल तक ही सीमित नहीं था। ठीक उसी वक्त उस घुप अंधेरे राजमहल के अंदर, जहां मेघना, इशिता और अनुज मौजूद थे, अचानक उनके सामने का एक विशाल और भारी दरवाजा जबरदस्त झटके के साथ अपने आप खुल जाता है। विज्ञान और लॉजिक पर भरोसा करने वाले ये शहर के लोग अब एक ऐसी अज्ञात और खौफनाक शक्ति के बिल्कुल सामने खड़े थे जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तो अंत में जब कहानी अपने इस चरम खौफ पर पहुंचती है तो हमारे सामने कुछ बेहद अहम सवाल छूट जाते हैं। आखिर ये निशिरमोलो वास्तव में है कौन? वो उस ताबूत में क्या लेकर चलते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, मेघना का इस 400 साल पुराने शापित राजमहल और उस मृत्युंजय अमृत से क्या कनेक्शन है? क्या विज्ञान के पास इन सवालों का कोई जवाब है? ये हम जानेंगे इस विश्लेषण के अगले भाग में। तब तक इन सवालों पर सोचेगा जरूर।